नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया है। क्या कुछ है इस संकल्प पत्र में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। बीजेपी ने पार्ट 2 संकल्प जारी किया है। भाई बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर आज जिस तरह से दिल्ली की जनता के लिए नया फरमान जारी किया है और कहा कि जिस तरह की सुविधा चल रही है, उससे पहले जो जेपी नड्डा ने सुविधा दिल्ली को देने की बात कही थी, अगर सरकार बनती है तो हम सारी सुविधाएं दी जाएंगी। भाई गरीबों के लिए भी इसमें फंड रखा गया है, वही एजुकेशन के लिए भी फंड रखा गया है। बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह ही और कांग्रेस की तरह भी वही संकल्प जारी कर रही है जो ऑलरेडी चलता नजर आ रहा है। देखना भी होगा आखिरकार सरकार बनने के बाद क्या जो वादे किए गए हैं, जो संकल्प में लिखा गया है, क्या वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का सम्र कहना है कि पहले ही जिस तरह से सरकार बनती है उसके तुरंत बाद जब कैबिनेट की बैठक की जाएगी तो तुरंत उसी मंत्रिमंडल के अंदर ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जिससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन सुविधाएं क्या मिल पाएंगी या नहीं पाएंगी, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी ने कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की थी जो अभी तक शायद दिल्ली में नहीं हो पाई है। वही सिलेंडर की बात करें या एजुकेशन की बात करें या फिर स्कॉलरशिप की बात करें या शिक्षा की बात करें, वो पूरी तरह से फ्री करने की बात कही है। बीजेपी का ये संकल्प कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी भा रहा है, क्योंकि युवाओं का जो वोटर है, जो युवा नए वोटर बने हैं, उनके लिए ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वही खबर दिल्ली से है, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल दिल्ली वालों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धोबी समाज के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने आज दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया। धोबी समाज के लिए ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली में धोबी समाज की मांगों को स्वीकार करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, आप चीफ और दिल्ली का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने के नाते यह ऐलान करता हूं कि मैं धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन करूंगा। यह बोर्ड समाज की प्रगति और उन्नति के लिए काम करेगा। समाज के लोगों के कार्यस्थलों को नियमितीकरण लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे कहा कि धोबी समाज के लोगों को बिजली, पानी और घरेलू दरों पर दिया जाएगा। समाज के लिए बनाए जाने वाला बोर्ड धोबी समुदाय के छात्रों के लिए उचित छात्रवृत्ति की स्कीम तैयार करेगा। केजरीवाल ने आगे कहा, समाज के लिए बनाए जाने वाला बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा समुदाय के सदस्यों को दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातें कही, जिसमें उनके साथ धोबी समाज के कई लोग मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन किया है। क्या कुछ एक्शन लिया है एसटीएफ ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। एसटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ सामने आई है। एसटीएफ ने हरियाणा और यूपी में आतंक का पर्याय बने कग्गा गैंग के सरगना इरशाद और उसके 3 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। ताबड़तोड़ चली गोलीबारी में इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी कई गोलियां लगी हैं। मुस्तफा कग्गा गैंग ने शामली और अगल बगल के जिलों में आतंक का पर्याय बना रखा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस को उम्दा किस्म के हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल शामली और हरियाणा बॉर्डर पर देर रात यूपी एसटीएफ की मुस्तफा और कग्गा गैंग से मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ को सूचना मिली कि कग्गा गैंग का सरगना 1 लाख का इनामी के साथ अपने कुछ साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ और शामली पुलिस एक्टिव हो गई। एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसमें बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब
42 मिनट तक दोनों तरफ से गोली चलती रही। पुलिस की गोली से 1 लाख के इनामी जो सहारनपुर का रहने वाला इरशाद है वह ढेर हुआ और साथ ही साथ हरियाणा के मंजीत, सतीश व एक अन्य बदमाश भी मुठभेड़ में ढेर हो गया। इससे कहीं न कहीं एसटीएफ के प्रति लोगों का विश्वास और सजगता की तारीफ भी हो रही है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सियासी दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और रोड शो भी किया। किस किस ने किया प्रचार प्रसार, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। चुनाव के प्रचार प्रसार के आज आखिरी दिन सियासी दलों ने पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 4 जगहों पर विभिन्न जगहों पर रोड शो, जनसभाएं संबोधित की और सबसे बड़ी बात है कि जनता को लुभाने के लिए भरसक प्रयास यहाँ पर किए गए। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम नेताओं ने अपने अपने निकायों में दमदार तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार के इस आखिरी दिन चुनाव प्रचार प्रसार किया। जनता से अपील की गई है कि वो जो राजनीतिक दल हैं उनके जो चुनावी वायदे हैं उसके आधार पर वोट करें। उनका जनता का भरोसा जीतने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से इस निकाय चुनाव में सियासी दलों के जो नेता थे वो यहाँ पर वायदे भी कर रहे थे, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। 23 तारीख को मतदान होगा। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे मेयर पद के 72 प्रत्याशी हों या फिर दूसरे पार्षद या फिर सभासद जो प्रत्याशी हैं, वार्ड सदस्य हैं, चाहे वो 4888 प्रत्याशी क्यों न हो, उनके भाग्य का फैसला 23 जनवरी को मत पेटियों में यही जनता बंद करेगी। और जनता के इस बार ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में 30,29,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां पूरी की गई है वो 23 जनवरी को किस रूप में सामने आ पाते हैं, जनता कितने मत प्रतिशत यहाँ पर कर पाती है। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर बनी जेपीसी की बैठक हुई। क्या कुछ हुआ उस बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के लिए बनाई गई जेपीसी की आज अंतिम जो बैठक थी राजधानी लखनऊ के हयात होटल में आयोजित हुई। और जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में सरकार के कई मंत्री और बाकी दलों के कई सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ में मुस्लिम धर्म में शिया के कई धर्मगुरु और सुन्नी के तमाम धर्मगुरु मौजूद रहे। सबने अपनी अपना पक्ष रखा। इस बैठक में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए जो सरकार बिल लेकर आई है उसको लेकर जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी और अब वो अंतिम चरणों में 31 जनवरी तक उसकी रिपोर्ट जानी है। लखनऊ की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग ने अपनी बात रखी और कहा कि लगभग 14,000 हेक्टेयर जमीन जो है उत्तर प्रदेश में वक्फ की है, जिसमें से 78% यानी कि लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो सरकार की भूमि है, उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। ऐसे में उन जमीनों को खाली कराया जाना जरूरी है ताकि वह जमीनें सरकार जनता के हित में आ सके। और अब ये बैठक अंतिम बैठक थी। जेपीसी के सदस्य राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने साफ कह दिया है कि इस बार जैसे ही संसद चलेगी रिपोर्ट वहां पर रखी जाएगी और जल्द ही जनता के हित में वक्फ संशोधन का जो अधिनियम था वो पारित होगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में पुलिस हिरासत में इरफान की मौत पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने संभल में कथित तौर पर कस्टोडियल डेथ मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है और कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रही है, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। दरअसल यूपी के संभल जिले में इरफान नाम के शख्स की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ हो रही है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस आम लोगों को कितना प्रताड़ित कर रही है। एक्स में पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से अन्याय और उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, लोगों में आक्रोश पनप रहा है। इससे बीजेपी सरकार अपने अंतिम दौर में चल रही है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का। ऐसे में जिस तरह से यूपी का मिल्कीपुर चुनाव होने वाला है और उसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर कर रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिलता है और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस इल्जाम पर योगी सरकार का क्या एक्शन रहता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर प्रयागराज से है, जहां सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन कब, क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट कल मां गंगा के आशीर्वाद देगी, स्नान करेगी। बाकायदा कैबिनेट बैठक यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसमें तमाम एजेंडों पर जहाँ चर्चा होगी उस पर निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही साथ दो अक्षय वट, लेटे हनुमान जी सहित कई जगह पे दर्शन करेंगे। जहाँ पर कल उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पर आई हुई है। बैठक के बाद यहाँ पर मां गंगा के आशीर्वाद स्नान करेंगे। इसके पहले भी 2019 के कुंभ में भी पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की यहाँ पर आई थी और मां गंगा से आशीर्वाद दिया था, स्नान करेंगे। तो इस बार भी वहीं खबर बलौदा बाजार से है, जहां आचार संहिता लागू होती राजनीतिक पोस्टरों को नगर पालिका ने हटवा दिया गया है। लेकिन क्यों, क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। नगरीय निकाय चुनाव के आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को और 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान होंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय में होंगे चुनाव मतदान, और जो पंचायतों में चुनाव 23 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो नगरीय निकाय में जो है ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान की प्रक्रिया की जाएगी, और जबकि गाँव में जो पंचायतों में जो चुनाव होगा उसमें बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। आज आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन की ओर से नगर में जितने भी होल्डिंग बोर्ड्स लगे हुए थे प्रचार प्रसार के, उसको आज निकालना चालू कर दिया गया और सबको जब्त करके नगर पालिका के द्वारा ये सब पूरे होल्डिंग्स निकाल दिए गए। जब आपको बता दें कि चुनाव के आचार संहिता लगते ही जितने भी जो विकास कार्य थे, जो भी और जो उद्घाटन जो थे नेताओं द्वारा करने थे, जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए जो भी चीज थी उसको आज से बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार आचार संहिता लगते भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों को खोजने में लगे योग्य और जीतने वाले प्रत्याशियों की बैठक लगातार चल रही है। आपको बता दें कि लगातार पर्यवेक्षक आके जिला कांग्रेस कमेटी और जिला भाजपा अध्यक्ष कार्यालय में भी लगातार प्रत्याशियों का चयन सूची की जा रही है। आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार का नगर में नगर की सरकार कैसे बनती है, समय बताएगा। लेकिन आचार संहिता लागू हो गई है, दोनों कांग्रेस और भाजपा यहाँ मुख्य मुकाबला यहाँ पर होगा, और किसकी नगर में सरकार बनती है ये आने वाला समय बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर प्रयागराज से है, जहां उद्योगपति गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन किए। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। देश दुनिया में उद्योगपतियों की श्रेणी में अपना स्थान रखने वाले गौतम अडानी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। दरअसल गौतम अडानी इस्कान मंदिर के जो पंडाल है वहां पर पहुंचे थे। वहां पर जो भंडारा है उसके कार्यक्रम में वो खुद शामिल हुए। श्रद्धालुओं को उन्होंने प्रसाद वितरित किया। न सिर्फ उन्होंने वितरित किया बल्कि आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लग करके उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया। तो कह सकते हैं कि आस्था में डूबे गौतम अडानी का ये रूप आज संगम नगरी में देखने को मिला। उसके बाद वो यहाँ के लेटे हनुमान जी के दर्शन करने, अक्षय वट और माँ गंगा के दर्शन किए।
तो पूरी तरीके से ये उनका धार्मिक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वो अलग अलग जगहों पर गए। तो गौतम अडानी के इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी। बाकायदा आज वो न सिर्फ संगम के इस्कान मंदिर में पहुँचे और बाकायदा सेवा भाव से उन्होंने न सिर्फ प्रसाद ग्रहण किया बल्कि श्रद्धालुओं को उन्होंने प्रसाद भी वितरित किया। उसके बाद उन्होंने लेटे हनुमान जी के अक्षय वट के दर्शन किए। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ खबर गोरखपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। क्या कुछ था सीएम के दूसरे दिन का कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन था। हम आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में जो है दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सुनी। हम आपको बता दें कि सुबह जनता दर्शन लगाया, गौ सेवा की और मंदिर परिसर में घूम करके लोगों का कुशल क्षेम लिया। सबसे अधिक जो मामले थे वो राजस्व विभाग से आए थे, पुलिस विभाग के आए थे और स्वास्थ्य विभाग। हम आपको बता दें कि सबसे अधिक महिलाएं आई थी, 200 से ऊपर की करीब महिलाएं जनता दर्शन में पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया एक एक करके सभी की फरियाद सुने और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। वहीं हम आपको बता दें कि जो सबसे अधिक शिकायतें थीं वो राजस्व विभाग की थी। भूमाफियाओं जो है इस समय उनका जो तांडव है जोरों पे, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ, राजस्व कर्मियों के खिलाफ, फिर भी अपनी आदतों से वो बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के मुखिया चेतावनी भी दे रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, निलंबन भी हो रहा है, लेकिन ये जो राजस्व कर्मी हैं, जो भूमाफिया हैं, उनकी जो आदत है वो अपनी आदत से बात नहीं आ रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है उसके कारण कुछ लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है कहा कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इनकी मनसा शासन को बना के भेजी जाए ताकि पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके और लोगों का इलाज समुचित तरीके से हो सके। वहीं हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है उसी के कारण जो है प्राइवेट अस्पताल और छोटे अस्पताल जो हैं वो क्लिनिक जोरों पे चल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आए दिन बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। हम आपको बता दें कि अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो खाना पूर्ति बस हो करके रह जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग की अगर बात करें, महिला अपराध संबंधित, बाल अपराध संबंधित मामले भी कई आते हैं और पुलिस विभाग उसको टाल मटोल करता है, जिसको लेकर के पुलिस विभाग की भी शिकायतें आई। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। जनता दर्शन में दूर दराज से लोग आए थे, कड़ाके की ठंड है, कल से ही सूर्य उदय अभी तक नहीं हुआ है और गोरखपुर के डीएम ने जो है, हम आपको बता दें कि कल स्कूल खोलने का आदेश दिया था लेकिन आज पुनः फिर स्कूल जो है बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है दोपहर बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान के। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया। खबर आगरा से है, जहां आगरा कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। क्या है ये ऑपरेशन क्लीन, बता रहे हमारे सहयोगी जिशान अहमद। आगरा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत आगरा में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं थाना लोहा मंडी पुलिस और चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। वहीं एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे आगरा में दर्ज हैं और पुलिस दूसरे अभियुक्त से पूछताछ कर रही है और इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पैर में गोली लगी है उसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। खबर बलिया से है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने चोरी या खोए हुए 58 मोबाइल रिकवर कर लोगों को वापस किया है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। तो सर्विस लाइन टीम द्वारा जो है आज 58 मोबाइलों को बरामद किया गया था, जहां पर आज जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा उन मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों को बांटा गया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो है मोबाइल जिस तरह से खो जाता है, गुम हो जाता है, जिसको पुलिस और सर्विस लाइन टीम ने जो है बरामद करके रखा था, जहां आज पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है उन मोबाइल स्वामियों को वितरित किया गया है, दिया गया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस मोबाइल की कीमत लगभग जो है 12.5 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं अगर देखा गया तो जो मोबाइल स्वामी है उस मोबाइल
पा करके उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी झलक रही थी और उन्होंने बलिया पुलिस को धन्यवाद दिया कि कम से कम जो है मोबाइल जो हम लोग का गुम हो गया था, आज बलिया पुलिस के चलते जो है हम लोगों को मोबाइल मिल गया। वहीं पे जो है पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह मोबाइल जो है किसी कारणवश किसी का जो खो जाता है, गुम हो जाता है, जिसको लेकर के पुलिस और सर्विस लाइन टीम ने जो है बरामद करके रखा था, जो आज जो है यह मोबाइल जो है मोबाइल स्वामियों में वितरित किया गया है और मोबाइल उनको दिया गया है। कमलेश पांडे, इंडिया वॉइस, बलिया से। खबर मथुरा से है, जहां व्यापारियों की कॉकटेल पार्टी में डांसर की अदाओं पर रुपए की बारिश करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें NH-19 पर बने एक नामचीन होटल में जो है एक पार्टी होती है और नोएडा की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो लोग पार्टी देते हैं। उस पार्टी में एक डांसर को नचाया जाता है और वो कॉकटेल पार्टी में तमाम लोगों द्वारा वीडियो वायरल में रुपए लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर जो है तमाम धर्मनगरी मथुरा वृंदावन के लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि होटलों में परिवार सहित लोग जाते हैं, लेकिन होटलों में धार्मिक नगरी में इस तरीके से कॉकटेल पार्टी में डांसरों को नचाना और अश्लीलता करना ये बहुत ही गलत है। तमाम जो डांसर हैं वो अश्लीलता उनके साथ की जा रही है और डांसर पार्टी में अगर आई है तो जैसे ही, लेकिन उधर होटल मालिक का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही हमको जानकारी हुई है हमने तुरंत इस कार्यक्रम को रुकवा दिया है, लेकिन आबकारी विभाग ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए होटल अभिनंदन के संचालक को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। अन्यथा की स्थिति में आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि होटल के बार का लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, लेकिन क्यों, खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी शहनवाज मलिक। देवबंद पुलिस और बदमाशों के बीच आज सुबह सवेरे मुठभेड़ हो गई। लूट की घटना में वांछित चल रहे थे अज्ञात बदमाश। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के देवबंद का है, जहां पर 11 तारीख की रात्रि अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा से लूट की घटना को अंजाम दिया था और उनके हाथ से थैला छीनकर 1,60,000 रुपए की जो नकदी बताई जा रही थी वो लूटकर फरार हो गए थे। आज सुबह सवेरे चेकिंग के दौरान देवबंद रोड पर एक अज्ञात बाइक पर 3 लोग सवार थे, उनको रुकने का इशारा किया गया तो वहीं मौके पर उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, लेकिन जवाब। खबर सीतापुर से है, जहां महाकुंभ को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने भ्रामक ट्वीट किया है। क्या है वो भ्रामक ट्वीट बता रहे हमारे सहयोगी नंद किशोर। महाकुंभ की तैयारियों, व्यवस्थाओं की चर्चाएं दिव्यता और भव्यता को लेकर के देश से लेकर विदेशों तक की जा रही है। वहीं भारत में महाकुंभ पर कटाक्ष करते हुए कुछ नेता एक्स पर जाकर के अलग अलग बयान देते हुए लिखते हैं कि गंगा स्नान करने से कई लोगों की मौतें और कई लोग बीमार पड़ गए हैं। हालांकि इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने श्यामलाल यादव जो सपा नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब पुलिस उनकी शिकायतों को टटोलने में खबर हापुड़ से है, जहां थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन क्या है वो सफलता, खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, हापुड़ थाना देहात पुलिस ने फरार चल रहे 2 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या के प्रयास के मामले में ये दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है हापुड़ थाना देहात के श्यामपुर गांव में एक युवक पर इन दोनों बदमाशों ने फायरिंग की थी और तभी से इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा और एक ब्रेजा कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है श्यामपुर गांव में इन्होंने कुछ दिन पहले एक युवक पर फायरिंग की थी और तभी से ये दोनों साथी फरार चल रहे थे, जिसके बाद थाना देहात पुलिस ने इन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। आज थाना देहात पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा और एक ब्रेजा कार बरामद की है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर।
खबर हाथरस से है, जहां आगरा अलीगढ़ हाईवे पर स्पीड ब्रेकर हटाने से दुर्घटनाएं और बढ़ गई हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं गौरव पुरोहित। सादाबाद क्षेत्र में गांव कुरसुंडा के पास अलीगढ़ आगरा नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर हट जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जनता का कहना है कि यहाँ पहले 2 स्पीड ब्रेकर बने हुए थे, जिसकी वजह से वाहन धीमी गति में जाते थे और दुर्घटनाएं भी नहीं होती थी। लेकिन अब इन ब्रेकरों के हट जाने से यहाँ वाहन तेज गति से आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता इसका नुकसान भुगत रही है। अगर इन ब्रेकरों को दोबारा नहीं बनाया गया तो जनता का यह भी कहना है कि वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपनी इस समस्या का ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराया है और जिलाधिकारी की तरफ से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। गौरव पुरोहित, इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।